नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है। भारतीय ज्ञान परंपरा यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी इकाई 10 यानी अंतिम इकाई, जिसका शीर्षक है प्राचीन भारत और विश्व। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस इकाई में हम यह जानेंगे कि प्राचीन भारत का और विश्व का क्या संबंध था और किन किन आधारों पर वह संबंध विकसित हुआ। तो पश्चिमी दुनिया में सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव क्या था। हमें ये जानना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो प्रभाव था वो केवल भारत की सीमाओं तक नहीं रहा। प्राचीन काल से ही भारत का जो संबंध है वो मध्य एशिया, फारस, मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और अफ्रीका तक सीमित रहा। यह संपर्क व्यापार, समुद्री मार्गों, धर्म, दर्शन, कला, स्थापत्य, वस्त्र, मसालों, ग्रंथों, यात्राओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में विकसित हुआ है। तो इस एक छोटे से पैराग्राफ ने यह बात स्पष्ट कर दी है साथियों कि पश्चिमी दुनिया में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव कहाँ तक व्यापक था और किन 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 माध्यमों के द्वारा यह संपर्क विकसित हुआ था। तो जब हम पश्चिमी दुनिया में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाव की बात करें तो हमें दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला यह रखनी चाहिए कि भारत का बाहरी संसार से संपर्क बहुत प्राचीन है। और वह प्राचीन किन आधारों पे है? व्यापार, समुद्री मार्ग, धर्म, भाषा, दर्शन, कला, स्थापत्य और भी मसाले, यात्राएं और सांस्कृतिक आदान प्रदान। दूसरी बात लेकिन हमें यह ध्यान रखनी है, जो हमें इस बात का बोध कराती है कि हर एक सांस्कृतिक समानता को हमें प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं मानना चाहिए। जहां हमारे पास स्पष्ट प्रमाण है वहां प्रभाव कहा जा सकता है, लेकिन जहां सिर्फ समानताएं हैं वहां हमें उसको सांस्कृतिक संवाद या तुलनात्मक साम्य के रूप में समझना ज्यादा उचित होगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें संस्कृत और प्राचीन यूरोपीय भाषाओं के मध्य क्या संबंध है। दोनों ही भाषाएं इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के संदर्भ में हैं। दोनों ही इस परिवार के अंतर्गत आती हैं। और संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, प्राचीन फारसी, जर्मनिक, सेल्टिक और स्लाव भाषाओं में अनेक शब्द, धातु और व्याकरणिक साम्य मिलते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी यूरोपीय भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। बस इतना हम कह सकते हैं कि इन सभी भाषाओं की यानी संस्कृत और प्राचीन यूरोपीय भाषाओं की प्राचीन साझा भाषिक पृष्ठभूमि रही है। संस्कृत की जो धातु व्यवस्था है, विभक्ति प्रणाली है, संधि, समास और ध्वनि विन्यास ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान को बहुत प्रभावित किया है। और यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत के अध्ययन के बाद भाषा विज्ञान को नए ढंग से विकसित किया। आगे चलकर भाषा शास्त्री जैसे फर्डिनेंड डी सोसुरे, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड और नोम चॉम्स्की जैसे भाषा वैज्ञानिक, उन्होंने भारतीय व्याकरण और भाषा चिंतन की प्रासंगिकता पर चर्चा की। अब हम देखते हैं यूरोपीय जो पौराणिक कथाएं हैं उनके साथ क्या तुलनात्मक संबंध भारतीय पौराणिक कथाओं का मिलता है। दोनों ही भारतीय और यूरोपीय पौराणिक कथाओं में कुछ तुलनात्मक साम्य मिलते हैं साथियों। इनमें देवताओं, आकाश, अग्नि, वज्र, सूर्य, उषा, जल, युद्ध, नायक और सृष्टि से जुड़े अनेक प्रतीक इंडो यूरोपीय परंपराओं में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इंद्र और वज्र, ज्यूस और बिजली, अग्नि और पवित्र अग्नि परंपरा। ये तुलनात्मक विषय सांस्कृतिक अध्ययन में चर्चा की केंद्र रहे हैं। और इन्हें प्रत्यक्ष उदाहरण की तरह नहीं बल्कि साझा प्राचीन सांस्कृतिक भाषिक आधार और दीर्घकालीन संपर्क के रूप में हमें समझना चाहिए। ऊपर जैसा कि हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि बहुत प्राचीन समय से हमारा दुनिया के कई क्षेत्रों से संबंध रहा है। तो उसी रूप में उनकी जो सांस्कृतिक और भाषिक परंपराएं थी, उस दीर्घकालिक संपर्क के कारण हमारे साथ हम उनको अपनाते गए और कुछ चीजें उन्होंने भी हमारी अपनाई। तो ये सांस्कृतिक और भाषिक आदान प्रदान के माध्यम से यह संपर्क स्थापित हो पाया।
तो अब हम देखते हैं प्राचीन ग्रीस पर भारतीय दर्शन का क्या प्रभाव रहा। जो आपका सिलेबस है उसमें थेल्स, हेराक्लाइट, क्लाइड्स, पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, प्लोटिनस और नियो प्लेटोनिज्म जैसे ग्रीक विचारकों को भारतीय दर्शन के प्रभाव के संदर्भ में रखा गया है। इस विषय को हमें सावधानी से समझना चाहिए, क्योंकि भारत और यूनान के चिंतन में आत्मा, पुनर्जन्म, तत्व, ब्रह्मांड, संख्या, नैतिकता, संयम और ज्ञान जैसे विषयों पर कुछ रोचक समानताएं मिलती हैं। जैसे पाइथागोरस के संदर्भ में आत्मा, परिव्रजन, संख्या चिंतन और संयम का विचार भारतीय परंपराओं से तुलना में रखा जाता है। इसी प्रकार से प्लेटो के चिंतन में आदर्श रूप, आत्मा और नैतिक राज्य की चर्चा मिलती है, जिसकी तुलना भारतीय दार्शनिक आदर्शों से की जाती है। साथियों, प्लोटिनस और नियो प्लेटोनिज्म में एक परम सत्ता से जगत की उत्पत्ति, आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा और रहस्यवादी एकत्व का विचार मिलता है, जो वेदांत और उपनिषदों में भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार देखें तो भारत और ग्रीस के जो प्राचीन काल के संबंध थे वो प्रत्यक्ष और परोक्ष थे, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष थे। लेकिन दार्शनिक प्रभावों को हमें यहाँ प्रमाण सापेक्ष ढंग से समझना चाहिए। प्रमाण है तो उनके संदर्भ में ही हमें उनको समझना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रोम और अन्य जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे व्यापार किस प्रकार था। तो भारत और रोमन साम्राज्य का समुद्री व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय मसाले, वस्त्र, रत्न, मोती, हाथीदांत, औषधीय पदार्थ, विलास की वस्तुएं रोमन संसार तक जाती थी और दक्षिण भारत के बंदरगाहों, विशेषकर तमिल क्षेत्र का रोमन व्यापार से बहुत गहरा संबंध था। रोमन सिक्कों की प्राप्ति इस व्यापारिक संपर्क का प्रमाण मानी जाती है। इसी प्रकार मेसोपोटामिया, सुमेर, कासाइड, फारस और अन्य पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों से भी भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क रहा है। और व्यापार के माध्यम से सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, बल्कि तकनीक, प्रतीक, धार्मिक धारणाएं, कला रूप और भाषिक संकेत भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम लोग अब देखिए साथियों, पश्चिमी दुनिया के साथ साथ पूर्वी दुनिया में भारतीय ज्ञान परंपरा और इसमें भी विशेष रूप से जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव देखा गया है। सबसे ज्यादा व्यापक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में दिखाई देता है भारतीय ज्ञान परंपरा का। विशेष रूप से वर्तमान जो इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इनके अनेक क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति, भाषा, धर्म, राज्य व्यवस्था, मंदिर स्थापत्य, लिपि, कला, रामायण महाभारत कथाएं और देव परंपराओं का प्रभाव देखा जा सकता है। यह भारतीय उपनिवेशवाद की तरह नहीं है, बल्कि इसमें ब्राह्मण, व्यापार, बौद्ध भिक्षुओं, वैवाहिक संबंधों, राज दरबारों, समुद्री मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जो प्रभाव विकसित हुआ है उस रूप में इसको समझना चाहिए। ये भारत ने कहीं भी अपने उपनिवेश नहीं बनाए हैं। तो अब हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति से जो साम्राज्य प्रभावित हुए हैं उनमें कौन कौन से हैं। प्राचीन और मध्यकालीन राज्य जो दक्षिण पूर्व एशिया के हैं उन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे जावा क्षेत्र जो इंडोनेशिया में है, आप जानते हैं, वहां का एक मातरम साम्राज्य है। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, संस्कृत प्रभाव और मंदिर निर्माण की समृद्ध परंपरा मिलती है। इसी प्रकार बगान पगन साम्राज्य ये म्यांमार में बौद्ध मंदिरों और स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीय बौद्ध और ब्राह्मी परंपरा से विकसित लिपीय प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार खमेर साम्राज्य है, कंबोडिया में विकसित हुआ और अंगकोर इसके स्थापत्य वैभव का प्रतीक है। यहाँ पर शिव, विष्णु और बौद्ध परंपराओं का क्रमिक विकास दिखाई देता है। थाईलैंड का अयुत्या साम्राज्य सांस्कृतिक राजनीतिक परंपरा से जुड़ा है। रामायण का थाई रूप रामकियन इसी व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव को व्यक्त करता है। श्री विजय साम्राज्य
समुद्री व्यापार और बौद्ध अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था और इसका प्रभाव इंडोनेशिया, मलय क्षेत्र और समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया तक था। सेबू के राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयकृत राजकीय पदनाम, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के संकेत मिलते हैं। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के भौगोलिक नामों पर कुछ भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। जैसे वहाँ के कई स्थान हैं, राजवंश हैं, नगर हैं, भौगोलिक नाम हैं, उन पर संस्कृत या भारतीय भाषाई प्रभाव दिखाई देता है। जैसे अयोध्या का संबंध अयोध्या से जोड़ा जाता है और कंबोडिया के पुराने नाम कंबोज से जुड़े हैं। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बाली आदि क्षेत्रों में संस्कृत मूल के राजकीय और धार्मिक नाम मिलते हैं। थाई और कंबोडियाई राजनीतिक पदों में भी संस्कृत पाली प्रभाव लंबे समय तक रहा है। तो इस प्रकार इन नामों में आप देख सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव है और मंदिर और वास्तुकला पर भी यहाँ पर प्रभाव है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर इन मंदिरों और वास्तुकला में भारतीय मंदिर वास्तु, पुराण कथा, देव प्रतिमा, मंडल योजना, पर्वत प्रतीक और शिल्प परंपरा का प्रभाव था। तो इनमें हम कुछ मंदिरों को देखेंगे, जैसे अंगकोर वाट, ये कंबोडिया का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। विष्णु भगवान से संबंध मंदिर है और आगे चलकर ये बौद्ध परंपरा से भी जुड़ा। इसकी जो योजना है, इसमें जो शिखर है, जल व्यवस्था है और कथा चित्रण है, ये भारतीय प्रभाव को स्थानीय रूप में रूपांतरित करते हैं। इसमें जो शिखर शब्द आया है साथियों, ये जो मंदिर निर्माण, मंदिर के अवयव होते हैं किसी भी मंदिर के, उसमें आप देखेंगे जब हमने स्थापत्य कला पढ़ा था तो वहां हमने इसको विस्तार से जाना था। पूरा बैसाखी है बाली का महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है और बाली में आज भी हिंदू संस्कृति, देव पूजा, संस्कार और रामायण महाभारत कथाएं जीवित हैं। इसी के साथ प्रम्बनन इंडोनेशिया का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर परिसर है जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा की त्रिमूर्ति से जुड़ा है। और पिछले दिनों शायद जब प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडोनेशिया के दौरे पर थे तो इस मंदिर में भी गए थे। बाटू गुफाएं, ये मलेशिया में हिंदू उपासना से जुड़ा प्रमुख स्थल है। इसी इसी के साथ वाट फू लाओस का जो प्राचीन मंदिर स्थल है, इसमें शिव परंपरा और खमेर स्थापत्य का प्रभाव दिखाई देता है। श्री वीरमा कालियामन मंदिर, ये सिंगापुर में भारतीय प्रवासी हिंदू परंपरा का प्रमुख केंद्र है। मरियम्मन मंदिर, ये वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशियाई भारतीय समुदायों में देवी पूजा की परंपरा का संकेत है। तो इन स्थापत्य उदाहरणों से बहुत स्पष्ट है कि भारतीय मंदिर परंपरा ने दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर स्थानीय सामग्री, शैली और सत्ता संरचना के अनुसार नया रूप ग्रहण किया है। यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से ये मंदिर कहाँ हैं, किस देश में है और इनमें किस ईश्वर की किस रूप में उपासना होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। किस धर्म से जुड़े हुए हैं, ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप देखिए रामायण महाभारत लिपि भाषा और देव परंपरा का दक्षिण पूर्व एशिया में क्या प्रभाव रहा। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव का सबसे जीवंत रूप रामायण और महाभारत की कथाओं में दिखाई देता है और इन कथाओं ने चित्रकला, रंगमंच, नृत्य, कठपुतली, मंदिर शिल्प, राजकीय आदर्श और लोक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। भारत से बाहर जाकर ये कथाएं वैसी की वैसी नहीं रही, बल्कि स्थानीय समाज, भाषा, विश्वास और कला रूपों के अनुसार परिवर्तित हुई। रामायण और महाभारत का प्रभाव जब हम देखते हैं तो कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार में रामायण के विविध रूप मिलते हैं। थाईलैंड में इसे रामाकियन कहा जाता है, कंबोडिया का रीमकीर और जावा बाली की रामायण परंपरा, इंडोनेशिया का वायांग नाट्य इसी प्रभाव के उदाहरण है। इन रूपों में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के पात्र स्थानीय कला और सत्ता संस्कृति से जुड़ गए। इसी प्रकार महाभारत के प्रसंग भी दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित रहे। अर्जुन, भीम, कृष्ण, द्रौपदी, कुरुक्षेत्र और पांडव कथा से संबंधित जो प्रसंग हैं, नृत्य, नाटक, छाया, कठपुतली और लोक प्रदर्शन
उनमें ये दिखाई देते हैं। जावा और बाली के वायांग कुलित में रामायण और महाभारत की कथाएं अत्यंत प्रभावशाली है। अब देखते हैं साथियों चित्रकला, रंगमंच और नृत्य की दृष्टि से। अंकोर वाट की जो जो कंबोडिया में जो मंदिर है विष्णु भगवान का, वहां की दीवारों पर समुद्र मंथन, रामायण और महाभारत के दृश्य मिलते हैं। थाई और कंबोडियाई शाही नृत्य में राम कथा के पात्रों का अभिनय होता है। इंडोनेशिया का वायांग कुलित छाया कठपुतली परंपरा रामायण महाभारत को स्थानीय कथा विन्यास में प्रस्तुत करती है। और इन कला रूपों में भारतीय कथा है, स्थानीय भाषा है और क्षेत्रीय सौंदर्य है। तो इन तीनों का समन्वय दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय कला कथा परंपरा ने बाहर जाकर भी अपनी जीवंतता बना के रखी, लेकिन स्थानीय समाजों को उसे उसी रूप में स्वीकार करने की बाध्यता नहीं थी। स्थानीय समाज ने उसे अपने ढंग से आत्मसात किया है। अब हम देखते हैं संस्कृत, ब्राह्मी और लिपि परंपरा एवं भारत और विश्व। तो दक्षिण पूर्व एशिया की कई लिपियों पर ब्राह्मी से विकसित भारतीय लिपियों का प्रभाव रहा। जो संस्कृत भाषा का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और हिंदी भाषा का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की कई लिपियों पर ब्राह्मी का ही विकास हुआ। एक होती है साथियों भाषा, एक होती है लिपि। तो भाषा मौखिक रूप से बोली जाती है, जब उसका लिखित रूप हमारे सामने तैयार होने लगता है तो उसे लिपि कहा जाता है। तो इसी प्रकार बर्मी, थाई, लाओ, खमेर और जावानीज जैसी लिपियों के इतिहास में भारतीय लिपि परंपरा का योगदान माना जाता है। संस्कृत और पाली दोनों ने धार्मिक, राजकीय और साहित्यिक भाषा के रूप में प्रभाव छोड़ा है। लगुना कॉपर प्लेट जो अभिलेख है फिलीपींस क्षेत्र में, ये भारतीय कृत शब्दों, संस्कृत प्रभाव और पुरानी मलय स्थानीय भाषा के मिश्रण का महत्वपूर्ण प्रमाण माना गया है। इसी प्रकार जो सिद्धम लिपि है जापान में, वहां पर बौद्ध मंत्रों, विशेषकर मंत्रयान और सिंगोन परंपरा के माध्यम से पहुंची है। और जापान में आज भी सिद्धम अक्षरों का प्रयोग कुछ धार्मिक संदर्भों में मिलता है। तो यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धम लिपि किस देश से संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है। उसी प्रकार लगुना कॉपर प्लेट अभिलेख कहाँ पर है। हिंदू देवताओं का प्रभाव दक्षिण पूर्व, ये हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी दक्षिण पूर्व एशिया में देखें तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती, गणेश, राम, गरुड़ और नाग जैसे देवताओं का प्रभाव दिखाई देता है। कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बाली में देवताओं की मूर्तियां, मंदिर, नृत्य, प्रतीक और राजकीय चिन्हों में भारतीय देव परंपरा के रूपांतर मिलते हैं। गरुड़ इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में राजकीय और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में ये महत्वपूर्ण है। तो नाग दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय जल संस्कृति से जुड़कर भारतीय नाग परंपरा के साथ मिल गए। गणेश व्यापार, बुद्धि और शुभारंभ के रूप में कई क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो ये ध्यान देना है आपकी गरुड़ कहाँ है, नाग कहाँ पर है और गणेश कहाँ पर है, और क्यों, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, क्या उसी रूप में है जिस रूप में भारत में प्रसिद्ध है। तो ये आपको देखना है। श्रीलंका, अफ्रीका और भारतीय सांस्कृतिक संपर्क। भारत का श्रीलंका से संबंध बहुत प्राचीन है। भौगोलिक निकटता के साथ साथ समुद्री मार्ग, व्यापार, बौद्ध धर्म, रामायण कथा, चोल प्रभाव, भाषा और साहित्य के माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध बने। इसी प्रकार अफ्रीका से भी भारत का संपर्क व्यापार, वस्त्र, समुद्री मार्ग, शिल्प और भारतीय महासागर की सांस्कृतिक दुनिया के माध्यम से रहा है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रसार भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक के काल में महेंद्र और संघमित्रा के माध्यम से बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुंचा, और श्रीलंका ने थेरवाद बौद्ध परंपरा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाली त्रिपिटक की परंपरा, बिहार, स्तूप और बौद्ध अध्ययन श्रीलंका को सांस्कृतिक पहचान का आधार बनाते हैं। अब देखते हैं साथियों श्रीलंका में चोल प्रभाव। जो दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य था, उन्होंने श्रीलंका पर राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभाव डाला। चोल काल में दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध भी हुए। प्रशासन, मंदिर, व्यापार और समुद्री संपर्क बढ़े।
और साथ ही साथ इसमें चोल स्थापत्य, तमिल भाषा, शैव परंपरा और राजकीय व्यवस्था का प्रभाव श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकता है। साहित्य और जातक कथाएं। श्रीलंका और भारत के बीच बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं और पाली परंपरा का गहरा संबंध रहा। जातक कथाओं ने नैतिक शिक्षा, लोक कथा, बौद्ध धर्म और कला को जोड़ने का कार्य किया और इन कथाओं का प्रभाव चित्रकला, मूर्तिकला, कथा वाचन और धार्मिक शिक्षा में दिखाई देता है। इसी प्रकार अफ्रीका और भारतीय वस्त्र। तो भारतीय महासागर व्यापार में भारतीय वस्त्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भारत की सूती वस्त्र, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत फेमस थी और अंग्रेजों के शासनकाल से पहले तक दुनिया भर में हम लोग एक्सपोर्ट करते थे अपने कपड़ों को। भारत के सूती वस्त्र, रंगे हुए कपड़े, छपे हुए वस्त्र और महीन कपड़े अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंचते थे। अफ्रीका में भारतीय वस्त्र केवल व्यापारिक वस्तु नहीं थे, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थानीय पहनावे और सांस्कृतिक आदान प्रदान से भी जुड़ गए थे। भारत से मसाले, मोती, मनके, कपड़े और धातु उत्पाद जाते थे, जबकि अफ्रीका से हाथी दांत, सोना, दास, वन्य उत्पाद और अन्य वस्तुएं व्यापार में आती थी। तो ये जो संपर्क था, ये भारतीय महासागर की समुद्री सभ्यता का महत्वपूर्ण भाग था। इसी प्रकार अफ्रीका में पत्थर कारीगर और तकनीकी संपर्क। सिलेबस जो आपका है उसमें अफ्रीका में पत्थर कारीगरों और भारतीय तकनीकी संपर्क का उल्लेख है। इसे भारतीय महासागर व्यापार और शिल्पगत संपर्क के रूप में समझा जा सकता है। भारतीय शिल्पी, व्यापारी और जो प्रवासी समुदाय हैं, वो समुद्री मार्गों से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचे और उनके माध्यम से निर्माण कौशल, मूर्तिकला, व्यापारिक तकनीक और शिल्प ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। अब देखते हैं साथियों सोकोट्रा द्वीप और अभिलेख। सोकोट्रा द्वीप यमन में है, जो वर्तमान यमन है, यमन देश। वहां पर देखें तो ये भारतीय महासागर व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण ये पड़ाव था और भारतीय व्यापारियों, यात्रियों की उपस्थिति से संबंधित बहुत सारे अभिलेखीय संकेत वहां पर मिलते हैं। ऐसे अभिलेख भारतीय समुद्री संपर्क, व्यापारिक मार्ग और सांस्कृतिक उपस्थिति को समझने में सहायक है। कंबोडिया के जो संस्कृत अभिलेख हैं, ये अभिलेख दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत राजकीय वैधता, दान, मंदिर, देवता, राजा और धर्म की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। और संस्कृत यहाँ केवल धार्मिक भाषा नहीं थी, बल्कि राजकीय प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक वैधता की भाषा थी। भारत और विश्व का संपर्क, समग्र अर्थ। तो जब पूरे भारत का संपूर्ण विश्व के साथ, चाहे वो श्रीलंका हो, अफ्रीका हो, सोकोट्रा हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, इन सभी से जुड़े उदाहरण बताते हैं कि भारत का जो वैश्विक संपर्क था, वो केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो व्यापार से भी जुड़ा था, धर्म और साहित्य से भी जुड़ा था, वस्त्र और शिल्प से भी जुड़ा था, समुद्री यात्रा से जुड़ा था, भाषा और अभिलेखों से भी जुड़ा था और उसके माध्यम से एक विस्तृत अंतर सांस्कृतिक संसार बनाता था। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपनी जो विशेषताएं हैं उनको संचरित किया है, बल्कि वहां से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, आदान प्रदान हुआ है। इसीलिए एक अंतर सांस्कृतिक संसार इससे बन पाया। तो जो आधुनिक पश्चिमी विचारक है, उन पर भारतीय ज्ञान परंपरा और योग का प्रभाव अब हम देखेंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव आधुनिक पश्चिमी जगत पर बहुत गहराई से पड़ा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में उपनिषदों, भगवद गीता, वेदांत, बौद्ध धर्म, योग और भारतीय ग्रंथों के अनुवादों ने यूरोपीय और अमेरिकी विचारों को बहुत प्रभावित किया है और यह प्रभाव साहित्य, दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, संगीत, कला, फिल्म और लोकप्रिय संस्कृति तक फैलता गया। साहित्य और दर्शन पर प्रभाव। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, वॉल्ट व्हाइटमैन और हेनरी डेविड थोरो जैसे जो अमेरिकी चिंतक हैं, उन पर उपनिषद, गीता और भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का प्रभाव माना गया। इसी प्रकार ट्रांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट आंदोलन में आत्मा, प्रकृति, आंतरिक अनुभव और सार्वभौमिक चेतना जैसी अवधारणाएं भारतीय दर्शन से संवाद करती हुई दिखाई देती हैं। ऑर्थर शोपेनहावर
उपनिषदों से बहुत गहराई से प्रभावित थे। एक फिल्म भी इन पर आई है पिछले दिनों, शोपेनहावर। उन्होंने उपनिषदों को दार्शनिक सांत्वना और उच्च चिंतन का स्रोत माना। और आगे क्रिस्टोफर इसरवुड, एल्डस हक्सले, जोसेफ कैंपबेल, एलन वॉट्स, समरसेट मॉम आदि ने भारतीय दर्शन, वेदांत, मिथक और आध्यात्मिकता को पश्चिमी पाठकों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस अब अंतिम उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान, विज्ञान और जो आधुनिक चिंतन है, उसमें किस प्रकार भारत और विश्व का संबंध है। विलियम जेम्स जैसे जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने धार्मिक अनुभव और चेतना की अवस्थाओं पर जब विचार किया, तो उन्होंने पूर्वीय यानी पूरब की ओर जो देश है, विशेष रूप से भारत का वर्णन होता है। पूर्वीय जो आध्यात्मिक परंपरा है, उनकी ओर उन्होंने ध्यान दिया। तो डेविड बोहम, एरविन श्रोडिंगर, फ्रिट्जॉफ कैफ्रा और कार्ल सगन जैसे जो वैज्ञानिक विज्ञान चिंतक हैं, उन्होंने भारतीय दर्शन, चेतना, ब्रह्मांड और अंतः संबंध की अवधारणाओं से वे किसी न किसी स्तर पर संवाद करते नजर आते हैं। निकोलस टेस्ला के संदर्भ में भी भारतीय शब्दावली और स्वामी विवेकानंद से संवाद की चर्चा होती है। आपने जरूर सुना होगा। जो टेस्ला कंपनी के मालिक थे, निकोलस टेस्ला, उनकी स्वामी विवेकानंद के साथ अमेरिका में मुलाकात हुई थी और स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए थे, उनके विचारों से, उनके दर्शन से, उनके व्यक्तित्व से। इसी प्रकार डेनियल गोलमैन ने ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण के आधुनिक विमर्श को लोकप्रिय बनाया। जो योग और ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है, जिसको एक विदेशी व्यक्ति ने लोकप्रिय बनाया आधुनिक विमर्श में। इसी प्रकार रामदास, लैरी ब्रिलियंट, स्टीव जॉब्स, मार्क जुगरबर्ग आदि के संदर्भ में भारतीय आध्यात्मिकता, ध्यान, आश्रम परंपरा और योग चिंतन के प्रभाव की चर्चा मिलती है। आपने जरूर सुना होगा कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुगरबर्ग भारत में उत्तराखंड में जो नैनीताल नामक स्थान है, वहां पर जो नीम करोली बाबा का आश्रम है, वहां पर अक्सर यानी समय समय पर आए हैं और उसके बाद ही उन्होंने अपने भौतिक जीवन में कुछ प्रगति की है। इसके बाद संगीत और लोकप्रिय संस्कृति। 20वीं शताब्दी में भारतीय संगीत और आध्यात्मिकता का प्रभाव पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृति में दिखाई दिया। जैसे बीटल्स समूह आपने सुना होगा, विशेषकर जॉर्ज हैरिसन भारतीय संगीत, सितार, भक्ति और आध्यात्मिकता से ये प्रभावित हुए। भारतीय गुरु परंपरा, ध्यान, मंत्र और योग ने पश्चिमी युवाओं और कलाकारों को आकर्षित किया। तुरीय संगीतानंद जैसे कलाकारों ने जैज और भारतीय आध्यात्मिकता के संपर्क को नया रूप दिया। भाषा विज्ञान पर हम प्रभाव देख चुके हैं। फर्डिनेंड डे सोसूरे, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड और नोम चॉम्स्की जैसे जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उनके अध्ययन संसार में भारतीय और संस्कृत की जो भारतीय व्याकरण की परंपराएं हैं, उनका योगदान रहा है। इसी प्रकार देखें विश्व पर योग का क्या प्रभाव रहा। योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी अब हम मनाने लगे। भारत की पहल पर 21 जून को यूजीसी नेट परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ये दिवस कब मनाया जाता है। तो योग पर भारतीय ज्ञान परंपरा का जो प्रभाव है, इसका दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, आधुनिक विश्व पर खासकर। और पश्चिम में योग के प्रसार में स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, श्री अरविंद, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, जे कृष्णमूर्ति, स्वामी शिवानंद, BKS अयंगर और श्री कृष्णमाचार्य जैसे व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग और वेदांत को आधुनिक पश्चिमी समाज के सामने व्यवस्थित रूप से रखा है। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग और भारतीय आध्यात्मिकता को अमेरिका में लोकप्रिय बनाया। महर्षि महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को विश्व स्तर पर फैलाया। कृष्णमाचार्य, अयंगर, पट्टाभी जोइस और शिवानंद परंपराओं ने योग को आसन, प्राणायाम, अनुशासन और स्वास्थ्य की आधुनिक भाषा दी। और आज जब हम योग की बात करते हैं, तो योग स्वास्थ्य, तनाव नियंत्रण, मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक साधना और वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार हमने इसको संक्षेप में समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आगे भी हमारे साथ
जुड़े रहिए। हमने अभी पीपीटी के माध्यम से कक्षाएं ली हैं। अब आगे चलकर हम इन विषयों को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जिनके माध्यम से हम यूजीसी नेट की जो परीक्षा है इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए, उसको हम क्रैक कर सकेंगे। नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं, उसको हम क्रैक कर सकते हैं। और बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।